हेलो, नमस्ते सभी को साथियों। मैं मालाराम चंदेला आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई मालाराम सर पे। साथियों, आज हमारी एक छोटी सी शुरुआत, हम एक बहुत ही बेहतरीन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। एक अपनी संकट मोचक के नाम से सीरीज है जो शुरू करने जा रहे हैं साथियों। और इस सीरीज में आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे इंडिया जीके से संबंधित है, जो अभी तक एग्जाम में कभी न कभी पूछे गए हैं या जो अक्सर पूछे जाते हैं साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनका कलेक्शन हम आपको देने जा रहे हैं। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो क्लास है उसको देखें। यदि वास्तव में आपको जो क्लास है वो अच्छी लगे तो आपका अपना जो चैनल है उसको प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो साथियों, बजरंग बली का नाम लेकर के हम क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये HPSC, HSSC, इसके साथ साथ रेलवे, DSSB, RPSC, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 1 है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो साथियों, मूल अधिकारों से संबंधित हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो एक क्वेश्चन था उसमें एक टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। तो देखिए यहाँ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1789 में जो फ्रांस है, उस फ्रांस में सबसे पहले वहां के जो नागरिक थे उनको कुछ अधिकार दिए गए थे। उसके बाद में धीरे धीरे जो है भारत में भी ऐसी आवाज उठने लगी और 1895 में 1895 था उसमें बाल गंगाधर तिलक ने ऐसी आवाज उठाई साथियों। इसके बाद में हम देखेंगे कि 1918 था, 1918 में भी ऐसी आवाज उठी जिसमें ये कहा गया कि भाई जो 1919 का जो अधिनियम आ रहा है उसके अंदर क्या किया जाए, हमें अधिकार प्रदान किए जाएं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि 1925 में भी मूल अधिकारों के लिए आवाज उठी और साथ साथ 1928 में भी ऐसी आवाज उठाई गई। तो साथियों, अब हम देखेंगे कि मूल अधिकार है क्या और कौन कौन से मूल अधिकार। यहाँ तो देखो साथियों, मैं एक बहुत ही शानदार और मजेदार ट्रिक से आपको कराने जा रहा हूं कि हमारे मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार भारत के संविधान का जो भाग नंबर 3 है, भाग नंबर 3, पहली बात भाग नंबर 3 में वर्णित हैं और ये 12 से जो 35 अनुच्छेद है उसके बीच में हैं। इनकी टोटल संख्या साथियों जो मूल अधिकार हैं उनकी 6 है। पहले 7 हुआ करती थी, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है उसको अब हटा दिया गया। तो देखिए भाग नंबर 3 जो है उसके अंदर हम मूल अधिकारों को पढ़ेंगे। तो एक हमें छोटी सी ध्यान रखनी है। तो देखो ये ट्रिक है कि समस्त जो सौदा है वो समस्त सौदा क्या है, संस्कृति और जो अपनी शिक्षा है उसी से उपचार होगा, उसी से उपचार होगा। ये लाइन याद रखनी है। इसमें अपने सारे के सारे जो मूल अधिकार हैं उनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं उन सब का वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ जो मूल अधिकार हैं उनके बारे में बताया गया है। तो समस्त सौदा में जो सम शब्द दे रखा है इससे है पहला समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार कहां से लेके कहां तक वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से 18, याद रखना 14 से 18। उसके बाद में जो स दे रखा है आधा, इससे है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो समानता का अधिकार हो गया और स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। नंबर 3 पे क्या दे रखा है हमें? तो नंबर 3 पे हमें दे रखा है, देखो सौदा शब्द है ना, इसमें देखना आप है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद में हमें दे रखा है कि भाई जैसे शोषण के विरुद्ध, तो धा से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है साथियों। उसके बाद में हमें संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, पांचवा अधिकार कौन सा है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और जो छठा दे रखा है हमें वो है अपना उपचार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखो साथियों, स्वतंत्रता का जो समानता का जो अधिकार है वो 14 से 18 तक है, ठीक है, अनुच्छेद के अंदर है। और जो स्वतंत्रता का है वो 19 से और है 22 तक, ठीक है। और शोषण के विरुद्ध जो है वो दे रखा है 25 से लेकर के 23 और 24, 23 और 24, 23 और 24 में, ठीक है। तो हमें इसके साथ साथ जो धार्मिक स्वतंत्रता का है ये है 25 से लेके 28 तक, 25 से लेकर के 28 तक। और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है वो 29 और जो 30 अनुच्छेद है उसमें वर्णित है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो 32 के अंदर वर्णित है। तो साथियों, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है अक्सर है कि जो यहाँ ये चीज ध्यान रखना कि जो संविधान का भाग 3 है उस भाग 3 को, ये जो संविधान का भाग नंबर 3 है, ठीक है, इस संविधान के भाग 3 को जो अपना नेहरू जी था उसने संविधान की अंतरात्मा कहा था। क्या कहा था? अंतरात्मा। अब देखियो साथियों, भाग नंबर 3 को तो किसने कहा? नेहरू जी ने। लेकिन जो अपना अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको संविधान की आत्मा किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने। तो दोनों पर्सन हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। और इसमें यह बताया गया है कि जो भाग नंबर 3 है जिसके अंदर मूल अधिकार दिए गए हैं उनको नेहरू जी ने संविधान की अंतरात्मा कहा था। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किया गया है उसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। साथियों, अब देखिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखो साथियों, अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अनुच्छेद 17 में देखो 1 और 7 दे रखा है। तो एक साथ रहो, मतलब कहने का मतलब है इसमें क्या किया गया, जो अपनी अस्पृश्यता है, ठीक है ना, उसका उन्मूलन किया गया। अस्पृश्यता, ठीक है, उसका उन्मूलन किया गया। देखो कितना बेहतरीन अनुच्छेद है इसमें 17, तो ठीक है ना। तो देखो एक साथ मतलब कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई अस्पृश्य नहीं है, ठीक है ना। तो देखो जो है सभी ये बताया गया कि भी अस्पृश्यता जैसी चीज है उसको खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 18 में क्या किया गया? उपाधियों का अंत कर दिया गया, उपाधियों का अंत कर दिया गया, ठीक है ना। उपाधियों का क्या किया गया साथियों? अंत कर दिया गया। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी हमें कि देखो शिक्षा और सेना, शिक्षा और सेना, तो शिक्षा और सेना के अंतर्गत जो उपाधि हैं वो दी जाती हैं आज भी। इसके अलावा यदि कोई और भारतीय आदमी है और वो उपाधि लेना चाहता है कोई दूसरे देश की, तो उससे पहले उसको भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है ना। अब सेना में कौन कौन सी उपाधि दी जाती हैं? तो सेना के अंदर जैसे अपना जो है परमवीर चक्र, वीर चक्र और महावीर चक्र। इसके साथ साथ जो अपने और जो जैसे भारत रत्न है, इसके साथ साथ पद्म भूषण है, पद्म श्री है, पद्म विभूषण है। ऐसे पुरस्कार भी भारतीय सरकार क्या करती है? देती है, ठीक है ना। तो हमें ध्यान रखना है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। और उसके बाद में देखो अनुच्छेद 18 मतलब उपाधियों का क्या कर दिया गया। और अनुच्छेद जो 23 है साथियों, ये क्या है? तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या किया गया है कि जो अपना अनुच्छेद 23 है इसके अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार के ऊपर रोके लगा दी गई, ठीक है ना। या देखो मानव का कोई दुर्व्यापार नहीं कर सकता, खरीद फरोख्त नहीं कर सकता, आदमी को बेचा नहीं जा सकता, ठीक है ना। इसके साथ साथ और किसी से हम बलात्सर्म नहीं करा सकते, मतलब जबरदस्ती हम किसी से काम नहीं करवा सकते, किसी का शोषण नहीं कर सकते। अनुच्छेद 32 जो भारत के संविधान की जान है साथियों, इसमें यह बताया गया है कि 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है कि आदमी के कोई अधिकार है उनको कोई छीन नहीं सकता है। तो इसके लिए क्या करता है कि अपना जो न्यायालय है वो क्या करता है, समय समय पर कई प्रकार की रीट जारी करता है, जिसमें बंदी प्रतिक्षण है, परमादेश है, प्रतिषेध लेख है, उसके साथ साथ उत्प्रेषण है, अधिकार पर्चा है।
तो ये सारी रीट जारी करी जाती है किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। वो आदमी को गारंटी देता है। तो साथियों मुझे आशा है कि जो ये प्रश्न है इससे अपना मूल अधिकार से संबंधित जो टॉपिक है वो आपको ढंग से याद हो गया होगा, अच्छे ढंग से। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों हमें। तो अगला अपना क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो 22 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल। ऑप्शन में देखो 22 मार्च और 22 अप्रैल और 22 मई, यानी महीने की 22 तारीख, और वो भी क्रमवार, तीसरा महीना, चौथा महीना और पांचवें महीने की 22 तारीख को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें करना है। देखो इससे क्या होता है, 22 मार्च किस डे के रूप में मनाया जाता है? तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो विश्व जल संरक्षण दिवस के रूप में, विश्व जल दिवस के रूप में। ठीक है, इसके साथ साथ जो 22 अप्रैल है वो किस लिए मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में, विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में। ठीक है, पृथ्वी दिवस के रूप में, पृथ्वी दिवस के रूप में। ठीक है, और जो 22 मई है वो जैव विविधता से संबंधित है, जैव विविधता, विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको, विश्व जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो 22 तारीख की तीसरे महीने के 22 मार्च को विश्व जल दिवस है। ठीक है, उसके बाद में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस है और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। ठीक है ना। तो उसके बाद में दे रखा है साथियों 5 जून। तो 5 जून को आप सब जानते हो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कितनी तारीख को? 5 जून को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, इसके साथ साथ और देखो आप जो 16 सितंबर है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 16 सितंबर। ठीक है, तो विश्व का या ऐसे कहें विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे हमें और दे रखा है कि अपना जो 11 जुलाई है वो क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई, 11 जुलाई किस रूप में मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है साथियों, जनसंख्या दिवस के रूप में। इसके बाद और देखो कि भाई जो अपना 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल। ठीक है, तो 24 अप्रैल किस रूप में मनाया जाता है? अरे हमारा उस दिन जो है पंचायती राज लागू हुआ था ना, तो किस रूप में मनाया जाता है इसको? तो पंचायती राज दिवस के रूप में। किसके रूप में? पंचायती राज दिवस के रूप में, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को किस रूप में मनाया जाता है? 31 मई को जो है तंबाकू मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 31 मई को क्या मनाया जाता है? तंबाकू मुक्ति दिवस। तो साथियों ये आप याद रख सकते हो लगातार, जैसे 22 तारीख, मार्च, अप्रैल, मई। तो ठीक है ना। तो जल, पृथ्वी और जैव, जल, पृथ्वी और जैव। तो जल विश्व जल दिवस है, विश्व पृथ्वी दिवस है और विश्व जैव दिवस या जैव विविधता दिवस उस अर्थ में। ठीक है ना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों यहाँ देखेंगे कि जो कवकों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो इसमें देखेंगे जैसे पोमोलॉजी शब्द दे रखा है, एक दे रखा है हमें पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी क्या होता है? फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन। तो फल का जो अध्ययन करे उसे क्या कहते हैं, या फल का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। क्या कहलाता है साथियों? पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना। उसके बाद में जैसे ऑर्थियोनोलॉजी दे रखा है। ऑर्थियोनोलॉजी में क्या है? पक्षियों का अध्ययन। किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन। तो याद रखना पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है अपना। ठीक है, और ऑर्निथोलॉजी। ठीक है ना, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, और जो फाइकोलॉजी है वो क्या कहलाता है साथियों? शैवालों का अध्ययन। जो शैवाल का अध्ययन किया जाता है, शैवाल का अध्ययन। ठीक है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। और माइकोलॉजी शब्द से ध्यान से देखो आप, किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो माइकोलॉजी प्रयुक्त होता है अपना कवक का अध्ययन के लिए। देखो ये अपना प्रश्न का उत्तर क्या है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी। किस लिए? कवक के अध्ययन के रूप में, कवक के अध्ययन के रूप में। ठीक है, इसके साथ साथ
और बहुत सारे दे रखे हमें जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए साथियों, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे आप सब जानते हो कि भाई जो न्यूरोलॉजी है, ठीक है, न्यूरोलॉजी क्या है, न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो न्यूरोलॉजी वो मनुष्य के मस्तिष्क का अध्ययन। तो हमारे मस्तिष्क का अध्ययन जो है, मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। ठीक है, इसके साथ साथ साइटोलॉजी क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या कहलाता है? मानव व्यवहार का अध्ययन। मानव व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। मानव व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ठीक है, अब और देखेंगे हम साथियों, जैसे डेंड्रोलॉजी क्या कहलाता है? तो वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी जो है वो क्या कहलाता है? तो वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। वृक्षों का और झाड़ियों का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो ओफियोलॉजी क्या होता है? ओफियोलॉजी क्या होता है? ठीक है, देखो दो शब्द हैं, ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी, ठीक है, और सोरोलॉजी, और सोरोलॉजी। ठीक है, तो ओफियोलॉजी क्या है? वो है सर्पों का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्नेक्स। ठीक है ना, तो सर्पों का अध्ययन या सांपों का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है साथियों? ओफियोलॉजी। ठीक है, तो सोरोलॉजी के अंदर क्या है? सोरोलॉजी अपना छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन है? छिपकली का या छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है वो क्या होता है? अपना सोरोलॉजी होता है। क्या होता है? सोरोलॉजी होता है साथियों। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी क्या होता है? ठीक है, तो एंटोमोलॉजी क्या होता है? अपना कीटों का अध्ययन। किनका अध्ययन है? जो कीटों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है? ठीक है, तो एंथोलॉजी क्या होता है? फूलों का अध्ययन। किनका अध्ययन है? सॉरी, फलों का अध्ययन। ठीक, किनका अध्ययन कहलाता है? ये फलों का अध्ययन कहलाता है। एंथोलॉजी सॉरी पुष्पों का अध्ययन है। किसका? पुष्पों का अध्ययन। ठीक है ना, या फूलों का अध्ययन। ठीक है, तो साथियों एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन या फूलों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दे रखे हमें। यहाँ प्रश्न ये था कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सीधी बात है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। पोमोलॉजी क्या होता है? पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। और ऑर्निथियोलॉजी क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन। फाइकोलॉजी क्या होता है? शैवाल का अध्ययन। ठीक है, और माइकोलॉजी बता दिया, कवक का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी जो मस्तिष्क का अध्ययन होता है। ठीक है ना, स्टडी ऑफ माइंड। ठीक है, साइटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, और डेंड्रोलॉजी वृक्षों का या झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है। इसके साथ साथ जैसे यहाँ ओफियोलॉजी दे रखा है, ये स्टडी ऑफ स्नेक, सांपों का अध्ययन, और सोरोलॉजी जो है वो छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है, और एंथोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? फूलों का या पुष्पों का अध्ययन कहलाता है साथियों। ठीक है, तो पूरा का पूरा टॉपिक अपना क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो देखो, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? क्वेश्चन ये है। ठीक है ना, तो हमें क्या ध्यान देना है कि भाई जो वर्तमान समय है उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है वो कौन है? ठीक है ना, तो त्रिगवेली तो प्रथम महासचिव था। कौन सा? प्रथम महासचिव। ठीक है, प्रथम महासचिव कहां से था? ये नॉर्वे से था। कहां से था? नॉर्वे से। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? त्रिगवेली। और कहां से था साथियों? ये नॉर्वे से था। ठीक है ना, और इसने 1952 में अपने पद से इस्तीफा दिया। क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। ठीक है, उसके बाद में आता है नेक्स्ट अपना जो है वो दे रखा है साथियों अपना डैग हैमरशोल्ड। ठीक है ना, तो डैग हैमरशोल्ड कौन था? तो ये स्वीडन का था। कहां का था? स्वीडन का। ठीक है, और इसका क्या हुआ? 1961 में दक्षिण अफ्रीका में विमान दुर्घटना में मौत हो गई इनकी। किसमें? विमान दुर्घटना में मौत हो गई। ठीक है, बान की मून क्या दे रखा है? तीसरा अपना बान की मून। तो बान की मून कहां का था? तो बान की मून दक्षिण कोरिया का। बान की मून कहां का था? दक्षिण
कोरिया का 2007 में क्या बना था? ये संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या बना था? महासचिव बना था। कौन है? बान की मून। ठीक है, और 2016 तक रहा साथियों। ये कब तक रहा? 2016 तक। ठीक है ना। और एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस तो वर्तमान में क्या है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। ध्यान रखना, एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। और इनका जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर 2026 तक है। कब तक है? 31 दिसंबर, ठीक है, 2026 तक। 31 दिसंबर 2026 तक है साथियों। ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, ये कहां का है? एंटोनियो गुटेरेस तो पुर्तगाल का है। कहां का है? पुर्तगाल का। ठीक है, तो देखो पहला संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव त्रिगवेली। ठीक है ना। ऐसा महासचिव जिसकी दुर्घटना में मौत हुई। ठीक है ना। विमान दुर्घटना में कौन था? डैग हैमरशोल्ड। ये दक्षिण अफ्रीका में इनका विमान बहुत दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। बान की मून दक्षिण कोरिया के। ठीक है, 2007 से लेकर के 2016 तक। और एंटोनियो गुटेरेस क्या है? वर्तमान में। इसके साथ साथ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो पूरे विश्व के जन कल्याण के लिए कार्य करता है। क्या करता है? और देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, देखो साथियों, कि ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है कि भाई जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें घास के मैदान को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखो पंपास कहां कहा जाता है? तो पंपास कहां कहा जाता है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना जो है, ठीक है ना, उस देश में घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पंपास। वेल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या देखना है हमें? जो वेल्स है वो कहां होता है? तो दक्षिण अफ्रीका में। वेल्स कहां बोला जाता है घास के मैदान को? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या बोलते हैं? वेल्स। क्या बोलते हैं? वेल्स। डाउन्स है अपना, ये कहां बोला जाता है बताओ? तो इसे ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? डाउन्स। तो उत्तर अपना होगा कि जो डाउन्स घास का मैदान है वो कहां बोला जाता है या कहां कहा जाता है डाउन घास का मैदान है? तो वो होता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसके साथ साथ जो अपना नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दे रखा है प्रेरीज। ठीक है, ये दे रखा है प्रेरीज, तो ये उत्तरी अमेरिका में बोला जाता है। कहां बोला जाता है घास के मैदान को? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में क्या कहा जाता है घास के मैदान को? प्रेरीज। ठीक है ना। तो देखो साथियों, यहाँ है पंपास अर्जेंटीना में, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में, डाउन और प्रेरीज कहां कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका में। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? उत्तर क्या होगा अपना? डाउन्स। क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा देखो सवाना भी कहा जाता है। सवाना घास के मैदान कहां? अफ्रीका में। सवाना घास के मैदान कहां? अफ्रीका में। तो सवाना घास के मैदान कहां? अफ्रीका में। ठीक है, और जो और देखो इसमें जैसे पुस्ताज है। पुस्ताज घास के मैदान कहां कहा जाता है? हंगरी देश में। हंगरी देश में क्या कहा जाता है? घास के मैदान को। ठीक है, और लानोज वेनेजुएला में। वेनेजुएला में क्या कहा जाता है इनको? घास के मैदान को लानोज कहा जाता है साथियों। ठीक है, यूरोप में क्या कहा जाता है? स्टेपीज घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? यूरोप में। कहां पाए जाते हैं? यूरोप में। तो ये थे अपने विश्व के कुछ प्रमुख घास के मैदान। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं, इंपॉर्टेंट है साथियों, इनसे क्वेश्चन अक्सर पढ़ते हैं। ठीक है, तो पंपास अर्जेंटीना में, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स अपना ऑस्ट्रेलिया में। इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है ना, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में, सवाना अफ्रीका में, पुस्ताज हंगरी में, लानोज वेनेजुएला में, और स्टेपीज यूरोप के अंदर कहा जाता है घास के मैदान को साथियों। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ठीक है ना। तो देखो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो देखो अहमदाबाद जो है ना वो राइट आंसर होगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। अहमदाबाद क्या है? भारत का मैनचेस्टर। क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर। ठीक है, अभी कानपुर क्या है? तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कोयम्बटूर जो है ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है।
कोयम्बटूर क्या है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, इसके साथ साथ देखो हमें दे रखा है मुंबई, तो मुंबई को कॉटन सिटी कहा जाता है, कॉटन सिटी। ठीक है, तो कॉटन सिटी मुंबई, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, और ठीक है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर, और कॉटन सिटी कौन सी अपनी? ठीक है, मुंबई है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, वो दे रखा है किस महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। देखो हमें ऐसा महाद्वीप बताना, आप सब जानते हो कि 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, तो किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है? ठीक है, तो देखो यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है, यूरोप महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, एशिया महाद्वीप देखो पहले, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है ना, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देखो, तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में ये बताया गया है कि इसमें जो विषुवत रेखा, ठीक है, और करक रेखा, ठीक है, और मकर रेखा, ये तीनों इस महाद्वीप से क्या करती हैं? गुजरती हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं क्या करती हैं? गुजरती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखो अफ्रीका महाद्वीप जो है इसको संभावना का महाद्वीप भी कहा गया है। अंटार्कटिका हमेशा बर्फ से ढका रहता है, ज्यादातर पार्ट बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, इसलिए जो बर्फ से ढका रहता है इसको श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप है अपना वो है एशिया, और सबसे छोटा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है साथियों, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखो बीटी कल्चर क्या है? बीटी कल्चर क्या है? ठीक है, तो कल्चर शब्द खेती के लिए यूज होता है ज्यादातर। ठीक है, तो विटी कल्चर है अंगूर की खेती। तो जो अंगूर की खेती है उसको क्या कहा जाता है? विटी कल्चर। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटी कल्चर। ठीक है, अब मछली पालन, मधुमक्खी, रेशम कीट पालन, इनको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखो मछली पालन साथियों क्या कहलाता है अपना? मछली पालन क्या कहलाता है? पीसी। क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। कौन सा कल्चर कहलाता है? पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर कौन सा है अपना? ठीक है, तो क्या है? मछली पालन को कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन यदि आ जाए तो। ठीक है, उसके बाद में देखो मधुमक्खी पालन, एपी कल्चर। कौन सा कल्चर? एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन क्या कहा जाता है? एपी कल्चर। ठीक है, जो नेक्स्ट दे रखा है वो है, देखो रेशम के कीट पालक को क्या कहते हैं? तो रेशम के कीट पालक जो है उसको क्या कहा जाता है? सेरी कल्चर। सेरी कल्चर। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो मछली पालन है उसको पीसी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मछली पालन को पीसी कल्चर। ठीक है, मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर। क्या कहा जाता है? एपी कल्चर। एपी कल्चर क्या होता है? तो देखो मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है साथियों? एपी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, और रेशम कीट पालन को सेरी कल्चर, और अंगूर की जो खेती की जाती है, ठीक है, तो अंगूर की जो खेती की जाती है उसको, अंगूर की खेती को, सॉरी वीटी कल्चर क्या किसको कहा जाता है? अंगूर की खेती को। तो अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? वीटी कल्चर। वीटी, यहां ऐसे लिखना वीटी कल्चर। ठीक है, अंगूर की खेती के लिए क्या कहा जाता है? वीटी कल्चर। ठीक है साथियों, इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में आता है, और ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है इसमें आदमी। ठीक है, हाँ हमें कि जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ये चीज ध्यान रखना, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? यदि प्रश्न यह जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव क्या था? बंगाल का पहला गवर्नर। क्या था? पहला गवर्नर। ठीक है, अब देखो वॉरेन हेस्टिंग्स क्या था? वॉरेन हेस्टिंग क्या था? ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, इस चीज को याद रखना, गवर्नर जनरल पूछे तो वॉरेन हेस्टिंग, और बंगाल का गवर्नर पूछे तो लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव था
और वॉरेन हेस्टिंग्स क्या थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, ये याद नहीं रहे, देसी ट्रिक है साथियों, लगा लेना। ठीक है, अपने गांव में बोलते हैं कलेवा, कलेवा। ठीक है ना, तो जैसे कलेवा शब्द है, इसमें जो अपना कला, जैसे कल से कलायु और वाह से वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है ना, तो गवर्नर पूछे तो कौन होगा? गवर्नर पूछे बंगाल का, बंगाल का गवर्नर पूछे, ठीक है ना, तो बंगाल का लॉर्ड क्लाइव। और बंगाल का गवर्नर जनरल पूछे तो कौन था? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक कौन था? तो साथियों विलियम बेंटिक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जनरल। ठीक है साथियों, ये याद रखना। ठीक है, कि जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वो तो कौन था? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन भारत का गवर्नर जनरल कौन था पहला? तो कौन था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अब देखो भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय। ठीक है, तो देखो यहां भारत का पहला वायसराय कौन था? तो कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग कौन था? भारत का पहला वायसराय। और ये भी होता है यदि पूछ ले कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो ध्यान रखना भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि ये जो लॉर्ड कैनिंग है इसको वायसराय बनाया, पहले ये गवर्नर जनरल की पोस्ट पे था साथियों। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, और भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग है। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, या ऐसे कहें कि भाई भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर लाया जाता है साथियों। ठीक है, और महाभियोग के द्वारा क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। तो देखो क्या कुछ अनुच्छेद दे रखे हैं, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 61 दे रखा है, अनुच्छेद 61 दे रखा है। ठीक है, इसके साथ साथ जो अनुच्छेद है वो 72 दे रखा है, अनुच्छेद 72 दे रखा है, 123 है। ठीक है, और अनुच्छेद 143। ठीक है, तो देखो साथियों यहां अनुच्छेद जो 61 दे रखा है, अनुच्छेद 61, इसमें क्या आता है? महाभियोग आता है। क्या आता है? महाभियोग का उल्लेख किसमें किया गया है? संविधान का अनुच्छेद 61 के अंदर। और साथियों अनुच्छेद 72 है, ये तो राष्ट्रपति का सबसे जो बेहतरीन जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद जो 72 है, इसमें बहुत ही बेहतरीन काम है कि राष्ट्रपति किसी की सजा को क्या कर सकता है? कम कर सकता है या माफ भी कर सकता है। ठीक है ना, तो अनुच्छेद जो 72 है इसमें क्या है? सजा कम करना, यानी क्षमादान, क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति किसी को भी। अनुच्छेद 61 में क्या है कि राष्ट्रपति महाभियोग लगाता है, और अनुच्छेद 72 में क्या है? बहुत ही बेहतरीन काम है भाई। ठीक है ना, सजा कम करना किसी की। ठीक है, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 में क्या है? जब संसद का सत्र नहीं चले या कोई जरूरत पड़ जाए तो राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? अध्यादेश। और जब तक संसद काम नहीं करे कुछ समय के लिए, ठीक है ना, तब तक ये अध्यादेश के जरिए वो कानून बना सकते हैं। ठीक है ना, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143, ठीक है, तो इसमें जो राष्ट्रपति है वो क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट से सहायता मांग सकता है किसी काम के लिए। ठीक है ना, लेकिन कोई तो सुप्रीम कोर्ट से सहायता, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट से सहायता के लिए ये अनुच्छेद है अपना, अनुच्छेद 143। अब वो कोई बातें नहीं है, ठीक है, सलाह के लिए या एडवाइस के लिए, बाकी वो एडवाइस मांग सकता है किसके जरिए? अनुच्छेद 143 में। साथियों आप सबसे ये विनती है, यदि वास्तव में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर हम सबके लिए बहुत बड़े मायने रखता है साथियों। ठीक है, इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि आगे से जो क्लास आपको दी जाए, ठीक है, संकट मोचक सीरीज फर्स्ट दी है,
सेकंड है वो इससे भी जबरदस्त आएगी। एक क्वेश्चन है और एक चैप्टर है क्लियर आपका, जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। पूरी कोशिश करेंगे, दिल से कोशिश करेंगे साथियों, लेकिन आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका अपना चैनल है साथियों, इसको सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।